हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी कर्स। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और जियांग चैन और साथ में वांगची और लांसी चैन, ये सब लोग अपने कॉलेज कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। जहां विंग और लांसी चैन स्विमिंग में थे और वहीं जियांग चैन और वांगजी और जियांग चैन दोनों बेसबॉल में थे, बास्केटबॉल में थे। दोनों अच्छे से तैयारी करते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब इनकी प्रैक्टिस का दिन था। सब लोग पहले यानली की परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। वांगजी और लांसी चैन में जाते हैं क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी था, कोई भी छुट्टी नहीं कर सकता था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर आ चुके थे। यहाँ तक कि अनदर कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। सभी लोग अपने अपने चेयर्स पर बैठे हुए थे और परफॉर्मेंस होने का वेट कर रहे थे। हॉल में बहुत सारे लोग मौजूद थे। विंग और जियांग चैन दोनों अपनी सिस्टर को चेयर करने के लिए थर्ड रो में ही बैठे हुए थे। वहीं थर्ड रो में लास्ट में वांगजी और लांसी चैन भी बैठे हुए थे। उनकी नज़र भी सामने ही थी। वहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस होने वाली थी। पहले टीचर आता है जो कि सभी को कांग्रेचुलेशन करता है, सभी को इस कंपटीशन का महत्व बताता है, अपनी स्पीच देता है। उसके बाद एक स्टूडेंट आता है जो सेम स्पीच देता है। फिर उसके बाद कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ और ग्रुप डांस परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद यानली की परफॉर्मेंस आती है। यानली बहुत ही खूबसूरत बैले डांस करती है। उसका डांस देखकर विंग और जियांग चैन दोनों उसे चेयर करते हैं। ये आवाज़ें सुनकर वांगजी और लांसी चैन उस तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल थी, जैसे कह रहे हो आ गए इडियट्स। और वहीं विंग और जियांग चैन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी सिस्टर को चेयर करते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे, ज़ोर ज़ोर से यानली का नाम चिल्ला रहे थे। यानली भी काफ़ी खुश थी, अपने भाइयों को देख रही थी। वहीं किसी और की आंखें भी यानली पर एक तरह से टिकी हुई थी। वह पर्सन बड़े ही ध्यान से यानली की ब्यूटी को देख रहा था, जैसे कि उसमें पूरी तरीके से खो चुका हो। यानली सच में किसी गॉडेस की तरह लगती थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसके लॉन्ग हेयर जो कि बिल्कुल शाइनी थे, स्ट्रेट थे, वो बहुत ही आराम से उड़ रहे थे। वहीं उस पर्सन ने अपने हाथ को अपनी चिन के नीचे रख रखा था और बड़े ही ध्यान से यानली एक एक परफॉर्मेंस को देख रहा था। उसके पास उसका ब्रदर भी बैठा हुआ था जो कि यानली की ही परफॉर्मेंस देख रहा था। वो धीरे से कहता है, ब्रदर सच में ये लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, सच में मैंने इतना सुंदर डांस और इतनी ब्यूटीफुल गर्ल आज तक नहीं देखी। सच में ये तो किसी फेरी की तरह है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, लगता है आप इसकी ब्यूटी से इसके पीछे पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कोई ब्यूटी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैं चाहकर भी पीछे नहीं छुटा सकता। और ये बोलकर वो यानली को देखने लगता है। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो कि वो यानली की ब्यूटी को वर्शिप कर रहा था। ऐसे ही यानली का डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और इस कंपटीशन में यानली फर्स्ट प्राइज़ लाती है क्योंकि उसका डांस सच में बहुत खूबसूरत था। और डांस करते वक्त बीच में वो अपने थोड़े से मैजिक का भी इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पर फ्लावर्स गिरने लगते हैं और सभी लोग इस चीज़ से और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग यानली की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ विंग जो कि वाइन पीता है, उसे देखकर यानली कहती है, विंग कंट्रोल करो, कल तुम्हारी परफॉर्मेंस है। फिर वो आजिंग को रोकते हुए कहती है, आजिंग कल तुम्हें डांस परफॉर्मेंस करनी है। आजिंग कल तुम्हें बास्केटबॉल खेलना है। अगर तुम इतना ड्रिंक करोगे तो तुम्हारे हैंड शेक कर सकते हैं। जिस पर आचिंग कहता है, सिस्टर डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिस पर विंग कहता है, यस सीजे, वैसे भी मेरे लिए स्विमिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जानती है ना, सांस रोकने में मैं मास्टर हूँ, वो भी पानी के नीचे। और ये बोलकर विंग वाइन पीने लगता है और वो लोग ऐसे ही सारी
रात मस्ती करते हैं और फिर जाकर अपने रूम में सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग में देखते हैं जहां वो तीनों कॉलेज पहुंच चुके थे। तभी एक कार आती है जिससे लान ब्रदर्स निकलते हैं। उन्होंने आज भी फॉर्मल वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उन्हें देखकर विंग मुंह बनाता है और फिर वहाँ से आगे चला जाता है। वहीं यानली भी वहाँ से आगे चली जाती है। फिर वो लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ वॉलीबॉल मैच होने वाला था। पहले वॉलीबॉल मैच होता है जिसमें वो लोग वहाँ पर जाते हैं। विंग और वांग जी साइड में खड़े थे। दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर थे क्योंकि पास खड़े होते तब पक्का फाइट होती। वांग जी जो कि वॉलीबॉल के लिए जाता है, शिचेन वहीं पर विंग से थोड़ा दूर खड़ा था और वहीं जांग चेन भी विंग को हाई फाई करता है, वहाँ से चला जाता है। मैच स्टार्ट होता है जहाँ वो दोनों एक ही टीम में थे क्योंकि ये किसी और कॉलेज के साथ होने वाला था, इसलिए उन दोनों को एक ही टीम में डाला गया था। हालांकि टीचर भी डरे हुए थे कहीं ये दोनों लड़ने ना लगे, लेकिन फिर उन्होंने इनसे कहा कि ये लड़े ना बल्कि दूसरे कॉलेज को हराए और ये उनके कॉलेज की इज्जत की बात है। हालांकि दोनों मान तो नहीं रहे थे, पर फिर ना चाहते हुए भी बड़ी मुश्किल से प्रिंसिपल और टीचर के रिक्वेस्ट करने पर इन दोनों ने कुछ टाइम के लिए सोचा कि क्यों ना ये अपनी इस दुश्मनी को थोड़ा साइड में रखकर इस कंपटीशन को निपटा ले। फाइट तो इनकी चलती ही रहेगी और ये सोचकर वो लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। अब वो लोग पास करना स्टार्ट करते हैं बॉल को और उन दोनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से वो मैच कुछ ही देर में जीत जाते हैं। वहीं लान शिचेन जो कि वांग जी को देख रहे थे, तभी वो देखते हैं एक बॉल जो कि वांग जी की तरफ काफ़ी स्पीड से आ रही थी, वांग जी के फेस पर लगने ही वाली थी कि तभी जांग चैन उस बॉल को वांग जी के पास से अपने हाथ से हिट करता है और उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। वो वांग जी की तरफ नहीं देखता। वहीं इस वजह से लान शिचेन की नज़रें जांग चैन पर जाती है जो कि पूरी तरीके से स्वेटिंग से कवर था। जांग चैन की जो टी शर्ट थी उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, उसके एक एक कर्व साफ दिखाई दे रहे थे और वह ये देखकर शिचेन अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेते हैं। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो कि वहीं खेल रहा था। हालांकि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी मेहनत कर रहा था। उसके भी कपड़े स्वेटिंग से गीले हो चुके थे। वहीं उसकी टी शर्ट जो कि उछलते वक्त हल्की सी ऊपर उठती है जिससे उसकी वो वेस्ट दिख रही थी, जिस पर बिल्कुल भी फैट नहीं था। ये देखकर लान शिचेन का गला अचानक से सूखने लगता है। वो अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नज़रें उस लड़के पर बिल्कुल अटक चुकी थी। उस लड़के के जो बाल थे वो थोड़े लंबे थे, लेंथी थे, जिस वजह से उसके फेस पर आ रहे थे और उस लड़के ने अपने बालों को बहुत ही अच्छे से टाई कर रखा था। वो लड़का अपने बास्केटबॉल में कुछ ज़्यादा ही मगन हो चुका था। उसे आसपास का होश ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि लान शिचेन कितने टाइम से उसे घूरे जा रहे हैं। वहीं लान शिचेन बस उस लड़के को ही देखे जा रहे थे। उनकी नज़रें धीरे धीरे उस लड़के की पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी और उनकी आईज जो कि शाइन कर रही थी। वो जैसे ही उस लड़के का फेस देखते हैं, लान शिचेन की आंखें ब्राइट हो जाती है और उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है जो कि एक स्मोक की तरह थी, जैसे वो कह रहे हो कि उन्हें वो मिल गया है जो उन्हें चाहिए था। वो उस लड़के को बस घूरे ही जा रहे थे। तभी एक लड़का लान शिचेन से कहता है, शिचेन का ये सुनते ही शिचेन उस लड़के की तरफ ग्लेयर करता है। वो लड़का शिचेन से थोड़ा छोटा था एज में और क्लास में भी। वो शिचेन को देखकर कहता है, शिचेन का आप जिस लड़के को घूरे जा रहे हैं उसका नाम मेंग्याओ है, वो जिन मेंग्याओ है। ये सुनते ही लान शिचेन नाम रिपीट करते हैं, जिन मेंग्याओ, और ये बोलकर वो कहते हैं ठीक है। और सुनकर वो लड़का बस लान शिचेन की तरफ देखता है, वहाँ से चला जाता है। उसे लग रहा था कि ज़रूर जिन मेंग्याओ ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से लान शिचेन उसे देखे जा रहे हैं। उसे जिन मेंग्याओ के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो जानते हैं कि लांस कितने ज़्यादा बैड है और उन्होंने कितना कुछ किया है, इसलिए उसे जिन मेंग्याओ के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। आखिर वो लान शिचेन के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता सिर्फ जिन मेंग्याओ की वजह से। वही हम
विंग को देखते हैं, जो कि सभी को देखे जा रहा था, जो कि बास्केटबॉल खेल रहे थे। विंग की नज़रें भी एक पल के लिए जियांग चैन पर जाती है, और जब वो देखता है कि एक बॉल वांग जी के फेस पर लगने वाली थी, विंग तो काफ़ी खुश हो रहा था कि फाइनली अब इस लड़के का चेहरा बिगड़ ही जाएगा, इसका पोकर फेस पर बिगड़ जाएगा, इसकी नाक टूट जाएगी या फिर इसके दांत टूट जाएंगे। विंग तो वेट कर रहा था कब बॉल वांग जी के फेस पर लगे और वांग जी के चेहरे का नक्शा बिगड़ जाए, लेकिन जब वो देखता है आचिंग ने वांग जी को बचा लिया, ये देखकर विंग को थोड़ा गुस्सा आता है आचिंग पर, लेकिन फिर अपने भाई को वो छोड़ देता है इस बात के लिए। लेकिन फिर उसकी नज़रें वांग जी पर जाती है और वांग जी की बॉडी देखकर एक पल के लिए विंग के भी अरमान जागने लगते हैं, उसका भी ईमान डोलने लगता है। वो बस वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी की वो स्वेट टी शर्ट जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, उससे उसकी बॉडी दिख रही थी, और उसकी वो मिल्की वाइट स्किन जो कि देखकर विंग का मन कर रहा था क्यों ना वो एक बार स्किन को टेस्ट करे। वहीं वांग जी जैसे ही जंप करता है, विंग की नज़र एक चेन पर जाती है जो कि वांग जी की वेस्ट में थी, वाइट कलर की, जो कि सिल्वर चेन थी। उसमें एक छोटी सी बेल लगी हुई थी जो कि रिंग भी कर रही थी जंप करने से। विंग अपनी उन आंखों से ये सारी चीज़ें देख पा रहा था। उस वेस्ट चेन को देखकर विंग का मन कर रहा था क्यों ना वो एक बार इसे टच करे। विंग जो कि वांग जी को देखे ही जा रहा था, उसकी नज़रें तो वांग जी पर बिल्कुल अटक चुकी थी, और ख़ासकर उसके उस वेस्ट चेन पर। तभी उसकी नज़रें धीरे धीरे वांग जी के नेक पर जाते हैं। विंग सोचता है कि इसकी स्मेल कैसी होगी। वो भूल गया था कि ये इसका दुश्मन है जिसके साथ वो हमेशा फाइट करता है, लेकिन अब उसका मन कर रहा था क्यों ना वो एक बार इस एनिमी को टेस्ट करे। लेकिन फिर विंग अपने सर को झटकता है और वापस उस मैच को देखते हुए खुद को डांटते हुए कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारा एनिमी है बचपन से तुम्हें सिखाया गया है लैंस अच्छे नहीं होते, लैंस बुरे होते हैं, और लैंस की वजह से ही तुम्हारी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी, इसलिए लैंस से दूर रहो। और ये सब विंग खुद को बता रहा था। वहीं उसकी नज़रें फिर से वांग जी पर जाती है, विंग हटा लेता है, फिर से वांग जी पर जाती है। ऐसे ही बार बार विंग अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था वांग जी से अपनी नज़र हटाने की, क्योंकि उसने कभी भी वांग जी को इस तरीके से नहीं देखा। हालांकि वो देखना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी नज़रें वांग जी पर जा रही थी। वांग जी को इस तरीके से देखकर विंग ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। विंग फिर ये सब देखकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर यानली विंग से पूछती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर विंग कहता है, शिजिए मैं अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी नेक्स्ट कंपटीशन स्विमिंग का ही है। जिस पर यानली कहती है, अभी ये कंपटीशन बाकी है। जिस पर विंग कहता है, शिजिए ये अपने एंड पर पहुँच चुका है और मुझे पता है हमारी ही टीम जीतेगी। और जैसे ही विंग ये कहता है, लास्ट गोल भी हो जाता है और इसी के साथ विंग की कॉलेज की टीम विनर डिक्लेयर कर दी जाती है, जिसमें वांग जी और जियांग चैन दोनों ही बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। दोनों को ही इनाम दिया जाता है क्योंकि दोनों ही कैप्टन्स थे। हालांकि ये चीज़ थोड़ी अलग थी क्योंकि इन दोनों ने ही कहा था अगर टीचर्स चाहते हैं कि ये दोनों कॉलेज के साथ मिलकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो इन दोनों को ही कैप्टन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही वांग जी कैप्टन की पोजीशन छोड़ने वाला था और ना ही जियांग चैन, जिस वजह से टीचर को भी हार मानकर इन दोनों को कैप्टन की पोजीशन देनी पड़ी। अब ये लोग प्राइज़ लेते हैं और विंग जो कि जाने वाला था शिजी की वजह से वहीं रुक जाता है। फिर वो लोग स्विमिंग के लिए जाने लगते हैं। वांग जी भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। जियांग चैन भी वहीं लांसे चैन उस लड़के को ढूंढ रहे थे। तभी एक टीचर लांसे चैन के पास आता है, शिचैन चलो तुम्हारे कंपटीशन का टाइम हो गया है। जिस पर शिचैन उस टीचर को ग्लेयर करता है, जो देखकर वो टीचर कहते हैं, शिचैन प्लीज़ चलो ना। जिस पर शिचैन भी अपने सर को हिलाकर अपने मन में कहता है, मुझे नाम तो पता चल ही गया, अब तो मैं इसे पाताल से भी ढूंढ सकता हूँ। और ये बोलकर लांसेचैन स्मोक करके अपने उस कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। यानली भी विंग के साथ जाती है। विंग जाता है, अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता है और फिर वहाँ आ जाता है। वहीं तब तक
जियांग चैन और वांग जी भी कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। वो लोग भी वहीं खड़े हो जाते हैं। वांग जी अपने ब्रदर को मोटिवेट करता है। जियांग चैन विंग को देखकर कहता है, अगर तुम हार के आए तो पक्का घर पर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने वाला हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, तुम किसकी हड्डियां तोड़ने की बात कर रहे हो आचिंग? जिस पर आचिंग कहता है, मैं तुम्हारे पैर ही तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पैरों की हड्डियाँ। जो सुनकर विंग आचिंग को घूर कर देखता है। जिस पर आचिंग कहता है, लैंस जीतने नहीं चाहिए। जिस पर विंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो लैंस को प्रोटेक्ट करूँ। सुनकर जियांग चैन कहता है, मैं सब कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, और वैसे भी रही उसका मुंह तोड़ने की बात, वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। सुनकर विंग कहता है, उसका मुंह मैं ही तोड़ दूंगा। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। जिस पर यानी कहती है, चलो अब कंपटीशन में चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, और जैसे ही टीचर्स टाइम स्टार्ट करता है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ पानी में जंप करते हैं और वो स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं। विंग की स्विमिंग काफ़ी अच्छी थी, वहीं लैंस चैन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे थे। बाकी स्टूडेंट तो उनके संग सामने चाय कम पानी लग रहे थे। वो तो सेकंड्स के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मेजर करवा रहे थे। दोनों के स्ट्रेंथ मैच करने के काबिल नहीं थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। सभी स्टूडेंट्स तो उनके सामने बच्चे लग रहे थे। ये कंपटीशन सिर्फ शिचैन और विंग के बीच ही रह चुका था, क्योंकि बाकी स्टूडेंट तो सिर्फ उनकी रफ्तार की वजह से ही अपनी हार मान चुके थे। वो लोग तो इतनी जल्दी इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं कि टीचर्स जैसे ही स्टॉप वो स्टार्ट करता है और बंद करता, उससे पहले ही वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। ये देखकर टीचर को भी आश्चर्य होता है, आखिर ये दोनों किस तरीके के प्राणी हैं। दोनों टीचर की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो, बताओ कौन जीता। जिस पर टीचर उन दोनों को थोड़ा डरते हुए देखता है, क्योंकि जो बच्चे इतनी जल्दी इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं, वो उसकी क्या हालत कर सकते हैं, ये तो वो टीचर सोच भी नहीं सकता। इसलिए वो डरते हुए कहता है, आप दोनों ही विनर हैं। ये सुनकर विंग सीधा पानी से बाहर आता है, जिससे विंग की जो बॉडी थी जिस पे वो पानी लगा हुआ था, और उसकी ड्रेस पूरी तरीके से विंग की बॉडी से चिपकी हुई थी, जिससे विंग की पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। उसके एक एक कर्व्स सब कुछ साफ दिख रहे थे, उसका एक एक पार्ट साफ साफ दिख रहा था। विंग चलते हुए उस टीचर के पास आता है, वहीं लैंस चैन भी पानी से बाहर आते हैं। दोनों गुस्से से टीचर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर प्रिंसिपल जल्दी से आगे आकर कहता है, तुम दोनों इस तरीके से टीचर को डराना बंद करो। रही बात इस कंपटीशन की, तो हाँ, इसके विनर तुम दोनों ही हो। जिस पर विंग कहता है, ये कैसे हो सकता है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे पिछले मैच में हुआ इस बार भी यही हुआ है, तुम दोनों विनर हो, इसलिए ट्रॉफी तुम दोनों को मिलेगी। जिस पर विंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए वो बकवास ट्रॉफी। जिस पर लैंस चैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। जिस पर विंग कहता है, वो मेरा है। जिस पर लैंस चैन कहते हैं, वो मेरा है। तभी प्रिंसिपल कहता है, वो मैं तुम दोनों को दूंगा। और ये सुनकर दोनों प्रिंसिपल को ग्लेयर करते हैं। जिस पर प्रिंसिपल कहता है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, लेकिन तुम दोनों ही जीते हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सारे स्टूडेंट्स तो बस लैंस चैन और विंग को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उनका तो इन बहस पर ध्यान ही नहीं था, बल्कि उनका ध्यान तो इन दो ब्यूटीफुल और हैंडसम मेल्स पर था, जिनकी ब्यूटी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, उनका एक एक अट्रैक्टिव पार्ट्स जो कि उन्हें अपनी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर चुका था। पूरे कॉलेज में बस इन दोनों के ही चर्चे हो रहे थे। वहीं यानली भी अपने ब्रदर को देखती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तभी वांग जी अपने ब्रदर के पास आता है और वो विंग को घूर कर देखता है। तभी उसकी नज़र विंग की बॉडी पर जाती है। एक पल के लिए तो वांग जी भी विंग की बॉडी देखकर अट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन फिर वो अपने आप पर कंट्रोल करता है। वहीं देखकर विंग वांग जी के पास से जाते हुए कहता है, सो यू लिटिल लैन, अपने आप को संभाल कर रखो, क्या पता कहीं मेरी अट्रैक्टिव बॉडी देखकर तुम अपना कंट्रोल ही ना खो दो। और ये सुनकर लैंस
शिचैन जो कि ये बात सुन लेते हैं वो गुस्से से विंग की तरफ देख कर कहते हैं अपनी ज़ुबान संभाल कर रखो यू लिटिल वी। जिस पर विंग कहता है तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी ज़बान संभालूं? तुम अपने भाई की आंखें क्यों नहीं संभालते? किस तरीके से अपनी आंखें सेक रहा है मुझे देख देख कर। इस पर लांस शिचैन कहते और ये बोलकर वो वांग जी को ग्लेयर करता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लांस शिचैन वांग जी की तरफ घूर कर देखता है जिस पर वांग जी कहता है ब्रदर मैं उसे नहीं देख रहा था। जिस पर लांस शिचैन कहते हैं मैं तुमसे यही कहने वाला था उसे मत देखो, वैसे भी वो लड़का इस लायक नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है आई नो ब्रदर वो किस लायक है। और ये बोलकर वो भी अपने ब्रदर को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, फिर वो लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। दोनों के बीच हर पल बस फाइट ही होती रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वीट मोमेंट्स भी आने लगे थे। कभी कभी वांग जी विंग को घूरता था लेकिन अलग नज़रों से, लेकिन विंग कभी कभी वांग जी को देखता था अलग ही आंखों से। और ये चीज़ किसी को भी पता नहीं चलती थी क्योंकि ये दोनों हमेशा सिर्फ लड़ते ही रहते थे। किसी को तो यकीन भी नहीं होगा अगर किसी को ये कहे कि ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं, क्योंकि इन दोनों की नज़रें सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी डोंट टच मी, और ना ही तुम मेरी तरफ देख सकते हो ना ही मुझे छू सकते हो। और ये दोनों हर वक्त सिर्फ लड़ते थे, चाहे कोई भी टाइम हो, सिर्फ लड़ना ही इनकी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी बची थी। ऐसे ही और साल बीत जाते हैं, उन लोगों के कॉलेज भी कंप्लीट होते हैं। जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होता है बच्चों की जगह टीचर्स पार्टी करते हैं, क्योंकि इस कॉलेज के दो सबसे बड़ी गैंग्स बाहर निकलने वाली थी और टीचर्स काफ़ी खुश थे कि चलो अब तो इस कॉलेज में शांति होगी। वहीं यानली ने अब एक लड़के को डेट करना शुरू कर दिया था जो कि जिन था, जिसे विंग और जियांग चैन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वहीं शिचैन भी किसी को पसंद करने लगा था, और ये और कोई नहीं बल्कि जिन मेंग्याओ था। मेंग्याओ भी शिचैन को काफ़ी पसंद करता था। वहीं यानली और जिन जिशान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों को इस तरीके से देखकर, हालांकि विंग और जियांग चैन को दोनों पसंद तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या ही कर सकते थे। बात उनकी शीजिए की थी। थोड़े ही दिनों में यानली की मैरिज भी हो जाती है। यानली जब 23 साल की थी तब उसकी शादी होती है। ये देखकर विंग और आचिंग थोड़ा उदास तो होते हैं, लेकिन अपनी शीजिए के लिए खुश भी थे। यानली जब शादी करती है वो अपने दोनों ब्रदर्स को उनका ध्यान रखने के लिए कहती हैं। ब्रदर्स भी अपनी सिस्टर की पूरी बात मानते हैं और यानली अपनी मैरिज करके अपने घर चली जाती है। जिसके बाद मैडम यू और जियांग फैंगमिया का आना विमेंशन में पूरी तरीके से ही बंद हो जाता है, क्योंकि मैडम यू सिर्फ यानली की ही वजह से आती थी, क्योंकि यानली ही एक थी जो उनकी सुनती थी, क्योंकि विंग और जियांग चैन उनकी एक नहीं सुनते थे। वो तो मैडम यू को उल्टा सुना देते थे, जिस वजह से मैडम यू को काफ़ी इंसल्टेड फील होता था, गुस्सा आता था, दोनों पर चिल्लाती थी। लेकिन वो दोनों उन्हें इतना ज़्यादा डरा देते थे कि मैडम यू उस घर में वापस आना ही नहीं चाहती थी। उन्हें ये किसी हॉन्टेड हाउस की तरह लगता था। वहीं अब विंग और जियांग चैन ने अपने फादर के बिजनेस को भी पूरी तरीके से संभालना शुरू कर दिया था। इस चीज़ से मैडम यू को और भी गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जियांग फैंगमिया एज अ मैनेजर पूरे बिजनेस को संभाल रहे थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि पूरा बिजनेस उन्हीं के हाथ हो जाएगा। लेकिन विंग और जियांग चैन के इंटरफेयर करने की वजह से उन्हें इस चीज़ पर डाउट होने लगता है कि अब वो क्या ही करेंगे, क्योंकि अब ये सारा बिजनेस इन दोनों ब्रदर्स ने ले लिया है और अब वो जियांग फैंगमिया के हाथों कुछ भी नहीं देंगे। जिस वजह से मैडम यू को काफ़ी गुस्सा आता है दोनों पर, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। और वहीं लांस ने भी अपने बिजनेस को हैंडल कर लिया था। दोनों के बीच अब कॉलेज ना सही लेकिन बिजनेस फाइट्स होती रहती थी। दोनों हर वक्त बिजनेस के मामले में लड़ाई करते रहते थे, कभी किसी टेंडर के लिए, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए। इस तरीके से लड़ते थे कि पूरा बिजनेस वर्ल्ड बस इन दोनों के फाइट्स को ही देखता रहता था। जब तक इनकी बात ज़बान से चल रही है, लेकिन जब हाथों पर आती थी तो पूरे
उस हॉल के सभी लोग डर जाते थे, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ उड़कर उन पर वार कर सके, क्योंकि ये दोनों सीधा अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से पूरा हॉल कांप उठता था। वहीं लान कुरैन ने अब बिजनेस छोड़ दिया था। वो घर पर अपने आराम से रहते थे और वो काफ़ी खुश थे। लान कुरैन की भी एज अब होने लगी थी। वो धीरे धीरे अपनी ओल्ड एज में जाने लगे थे। अब उनके जो नेफ्यूज़ थे काफ़ी बड़े हो गए थे। वहीं लान कुरैन अपनी डेथ के करीब पहुंच चुके थे, जिस वजह से वांग जी और लान शिचेन को हमेशा उनकी फिक्र रहती थी कि कहीं लान कुरैन की डेथ ना हो जाए। और एक दिन होता भी ऐसा ही है, जब लान कुरैन 30 साल के होते हैं। उनके बर्थडे के दिन लान शिचेन और लान वांग जी काफ़ी उदास होते हैं और उसी दिन न्यूज़ आती है कि लान कुरैन अपने रूम में सोते सोते ही जा चुके हैं मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग में ही उनका जन्म हुआ था और मॉर्निंग में ही उनकी डेथ भी हो जाती है। और ये जानकर लान शिचेन और वांग जी काफ़ी उदास होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार भी थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके अंकल 30 साल के होने वाले हैं, यानी कि उनकी डेथ होने वाली है। और लान शिचेन इस चीज़ से काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। अपने अंकल का फ्यूनरल रखते हैं, जहाँ पर वे फैमिली भी आती है। हालांकि वो बुलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े होने के कारण वो सब भी आते हैं। दुश्मन ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है। वो लोग वहाँ आते हैं। विंग और जियांग चेन जो हमेशा वांग जी और शिजैन से लड़ते रहते थे, आज वो फाइट नहीं करते, बल्कि लान कुरैन के उस फ्यूनरल को शांति से अटेंड करते हैं। वहीं वहाँ पर जियांग फेंग और मैडम यू भी आते हैं। मैडम यू अपने ताने देना तो नहीं छोड़ती, लेकिन आज वो थोड़े कम देती है, पर ताने ज़रूर देती है। वही विंग जो कि चुपके से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी आज भी शांत था, वहीं लान शिचेन भी काफ़ी शांत थे। मेंग्याओ भी ये देख रहा था, वो भी वही शांत था। जेंट्स भी आए हुए थे। सभी लोग इस फ्यूनरल को शांति से अटेंड करते हैं। अभी यानली जो कि 25 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी। इसके बारे में जानकर वांग जी और इनके बारे में जानकर विंग और जियांग चेन काफ़ी खुश थे कि चलो फाइनली उनकी शीजी प्रेग्नेंट है, उनकी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है। वहीं इस दिन जिन्स को पता चलता है कि वे फैमिली में 30 साल तक ही लोग जिंदा रहते हैं, और यही रूल लैन फैमिली में भी है। जब इस बारे में जिन्स को पता चलता है, जिन मेंग्याओ की मैरिज जो कि लान शिचेन से होने वाली थी, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। जो सुनकर जिन मेंग्याओ अपने फादर से फाइट करता है कि वो लान शिचेन से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करेगा, लेकिन जिन मेंग्याओ के फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि लान शिचेन सिर्फ 30 साल तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद जिन मेंग्याओ क्या करेगा, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता है, क्या वो उसके जाने के बाद दूसरी शादी करेगा? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करोगे, इसी वजह से हम तुम्हारी शादी उस लान शिचेन से नहीं करवाएंगे। ये सुनकर जिन मेंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से में वो अपना घर छोड़ देता है। वो घर छोड़कर सीधा लैन मैंशन आ जाता है और वो इस बारे में शिचैन और वांग जी को सब कुछ बताता है। और ये सुनकर शिचैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसके फैमिली से बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन जिन मेंग्याओ उसे रोक देता है और वांग जी उन दोनों की शादी करा देता है सिविल कोर्ट में जाकर। और वो दोनों ऑफिशियली एज अ मैरिड कपल बन जाते हैं। और इस बारे में जब जिन्स को पता चलता है, वो जिन मेंग्याओ से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में जिन गोंगशान को पता चलता है कि उनकी बहू जियांग यानली सिर्फ 30 साल तक ही जिंदा रहेगी, ये जानकर उन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। हालांकि उन्हें ये तो पता था कि वी 30 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन उन्हें लगा था कि फीमेल्स पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि ब्लड लाइन की वजह से होता है, और वो सोचते हैं कि उनका जो ग्रैंड चाइल्ड होगा वो भी 30 साल तक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यानली की ब्लड लाइन होगी। लेकिन उन्हें याद आता है कि यानली की मैजिकल पावर्स कितनी ज़्यादा है। यानली अकेले ही उनकी पूरी फैमिली को मारने की कैपेबिलिटी रखती है, और वो भी अपनी प्रेगनेंसी की हालत में ही।
और ये जानकर वो थोड़ा डर भी जाते हैं। इसलिए वो यान्ली के बच्चे को मारने की कोशिश तो करते हैं, पर इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, जिस वजह से यान्ली को बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो जिन गोंगशान को ऑलमोस्ट मार ही देती है। पर उसका हस्बैंड बीच में आ जाता है और यान्ली पर बहुत गुस्सा करता है। हालांकि यान्ली से समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड उसकी एक नहीं सुनता, जिस वजह से यान्ली को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिन्स का घर छोड़कर वापस अपने भी मैंशन में आ जाते हैं। अभी यान्ली पूरे 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो अपने घर आती है, जहाँ वो अपने उन दोनों ब्रदर्स को सब कुछ बताते हैं, जो सुनकर विंग और जियांग चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तो पूरी जिन फैमिली को ही ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यान्ली उन्हें रोक देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी जिन ज़ुशान से प्यार करती थी। वह जिन ज़ुशान जो कि यान्ली के जाने के बाद अकेला फील करता है, उसका किसी और लेडी से अफेयर हो जाता है और इस बारे में जियांग यान्ली को वो कुछ ना बताता, कुछ भी नहीं बताता। और वहीं जिन गोंगशान जो कि यान्ली के जाने के बाद उसके बिजनेस में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि यान्ली की पावर की वजह से, उसके माइंड की वजह से उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और साथ साथ वी के साथ होने की वजह से। इसीलिए वो जिन ज़ुशान को यान्ली को वापस लाने के लिए कहते हैं। हालांकि ज़ुशान इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करने लगा था, किसी और के साथ था। लेकिन गोंगशान कहते हैं कि वो यान्ली को ले आए, वो अपनी मिस्ट्रेस को रख सकता है, जिस वजह से जिन ज़ुशान भी इस बात के लिए मान जाता है। वो जाता है और यान्ली को मना कर वापस लेकर आता है और यान्ली के सामने प्रिटेंड करता है कि अभी भी उससे कितना प्यार करता है, और यान्ली भी इस बात को मान जाती है और वो उसे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों साथ रहते हैं, पर एक दिन यान्ली को इस बारे में पता चल ही जाता है, जब उसका बेटा जो कि आईवान था, वो अब पैदा हो चुका था और वो 3 साल का था। और यान्ली जो कि उसके लिए कुछ लेने के लिए गई हुई थी, वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर जाते हैं। और जब वो वापस आती है, उसे युआन के रोने की आवाज़ आती है। यान्ली को लगता है कि जिन ज़ुशान ज़रूर अपना काम कर रहा होगा और उसने आयुआन को छोड़ दिया। हालांकि यान्ली को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो इस बात को इस वजह से जाने देती है कि शायद उसे जिन ज़ुशान को परेशान नहीं करना चाहिए। और वो जब कमरे में जाती है, उसे आयुआन वहीं बैठा हुआ मिलता है। वो युआन को लेती है, तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है। यान्ली ये आवाज़ें सुनकर युआन को अपनी गोद में उठाती है और उस तरफ जाने लगती है। वो धीरे से उस दरवाजे को पकड़ती है। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन यान्ली अपने मैजिक की वजह से दरवाजे को इजीली खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके सामने जिन ज़ुशान था, जो कि नेकेड था। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके साथ एक वुमेन को बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहा था और उसे वॉल पर पुश कर रखा था। उनके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही थी और यान्ली ये नज़ारा देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे काफ़ी तकलीफ होती है। यान्ली गुस्से से कहती है ज़ुशान, और जैसे ही ज़ुशान यान्ली की आवाज़ सुनता है, वो पलट कर यान्ली की तरफ देखता है। वहीं वो लेडी अपने उन चेरी लिप्स को वाइप करते हुए यान्ली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में ना कोई शर्म थी ना कुछ और, वो तो यान्ली को दया की नज़रों से देख रही थी। वहीं ज़ुशान यान्ली को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, यान्ली मेरी बात सुनो। इस पर यान्ली गुस्से से उसके गालों पर एक थप्पड़ मार कर कहती है, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या सुनूं मैं? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा एक इतना बड़ा बेटा है और तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ। और ये बोलकर यान्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ुशान यान्ली के हाथ को टाइटली पकड़ कर कहता है, यान्ली। वो जैसे यान्ली पर चिल्लाता है, यान्ली गुस्से से चिल्ला कर कहती है ज़ुशान। और जैसे ही यान्ली ज़ोर से चिल्लाती है, उस घर के जितने भी मिरर्स थे सारे टूट कर चूरा चूरा हो जाते हैं, सारे नीचे बिखर जाते हैं। वहाँ पर जो वॉशरूम में मिरर था वो भी टूट जाता है। वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है ज़ुशान। और वहीं ज़ुशान जैसे ही आवाज़ सुनता है, वो यान्ली का हाथ छोड़कर अपने उस सो कॉल्ड मिस्ट्रेस को संभालता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है। इस वजह से ज़ुशान के पैरों में भी कांच लग जाता है।
और वो लड़की यानली को देख कर कहती है, यानली तुम गलत समझ रही हो। जिस पर यानली कहती है, और रियली मैं गलत समझ रही हूँ? तुम दोनों की कंडीशन देखी है, तुम दोनों नेकेड हो, शर्म नहीं आती तुम्हें एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हुए जो ऑलरेडी मैरिड है और एक बच्चे का बाप है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा अतराते हुए कहती है, आई नो ये एक बच्चे का बाप है, लेकिन ये मेरे पास आया क्योंकि तुम इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और ये बोलकर वो यानली को चिढ़ाने लगती है, जो देखकर यानली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि यानली उस लड़की को जैसे ही घूर कर देखती है, उस लड़की के अंदर से उसकी जान ही निकल जाती है। वो लड़की ऑन द स्पॉट वहीं मर जाती है। जब तक यशवान मेडिसिन बॉक्स लेकर वहाँ आता है, वो देखता है वो लड़की वहीं पर मरी हुई है। उसकी बॉडी पर ना कोई स्क्रैच था, ना किसी का टच करने का कोई निशान, सिर्फ यानली की आंखों ने ही उसे जान से मार दिया। यह देखकर यशवान गुस्से से यानली को देखता है, उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन जब यानली उसे गुस्से से घूरती है, यशवान भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो भूल गया था कि यानली कौन है। यानली उसे घूरते हुए कहती है, जो तुमने मेरे साथ किया, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगी। तुमने मुझे मारा, मुझे और मेरे बेटे के साथ जो करने की कोशिश की है ना ज़िशान, मैंने तुम्हारी हर हरकत को माफ़ किया है, तुम्हारी फैमिली की हर एक चीज़ को बर्दाश्त किया है, तुम्हारे उस फादर को बर्दाश्त किया है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को लगता है कि मैं एक वीक पर्सन हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि यानली क्या कर सकती है। हालांकि मैंने सिर्फ अपने उस सो कॉल्ड प्यार की वजह से होल्ड बैक किया था, लेकिन अब मैं होल्ड बैक नहीं करूँगी, बल्कि अब तुमने जो किया है उसका तुम्हें जैसे का तैसा मिलेगा। तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, अब देखो मैं तुम्हारी फैमिली को किस तरीके से बर्बाद करती हूँ, रोड पर लाती हूँ और तुम्हें इतनी बुरी तरीके से तड़पा कर मारूंगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे नाम से भी कांपेगी। और ये बोलकर यानली अपने उस छोटे से 3 साल के युवान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ज़िशान ज़ोर से चिल्लाता है, यानली खबरदार, जो तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकला, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं। इस पर यानली मुस्कुरा कर कहती है, तुम क्या मुझे मेरे हस्बैंड होने की पोजीशन छोड़ते हो? मैं खुद तुम्हें इस पोजीशन से बाहर निकालती हूँ। ना आज से तुम मेरे कुछ लगते हो, ना मैं तुम्हारी। आज से हम दोनों सिर्फ एनिमी हैं, और यानली के साथ दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है ये तो तुम्हें पता चलेगा ही। और ये बोलकर यानली यहाँ से चली जाती है। यानली अभी 28 साल की हो चुकी थी। यानली सीधा वहाँ से अपने घर आती है, वी मैंशन। यानली जैसे ही अंदर आती है, उसका जो वो दर्द था वो आंसुओं में बहने लगता है। विंग जो कि नीचे आ रहा था, विंग काफ़ी बड़ा हो चुका था, अपनी शीजी को देखकर काफ़ी खुश था। तो जैसे यानली के पास जाता है, यानली की आंखों में आंसू देखता है, विंग के कदम रुक जाते हैं। विंग चिल्लाकर कहता है, शीजी, और उसको चिल्लाने की आवाज़ यांग चैन सुन लेता है और वो किचन से बाहर आते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? लेकिन जैसे ही वो यानली को देखता है वो खुश होता है, लेकिन यानली की आंखों में आंसू देखकर दोनों ही भाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। और वो दोनों अपनी शीजी को हक करते हैं, युआन को अपनी गोद में लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं अब आगे क्या होगा इस कहानी में। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।